So hello everyone, my name is CA Vaibhav Ashish and today we are going to start a chapter cash flow statement. अभी तक तुम लोगों ने क्या देखा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें देखी है तुमने? केवल पी एंड एल और बैलेंस शीट। पी एंड एल का काम क्या होता था? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताने का। और बैलेंस शीट का काम क्या होता था? पी एंड एल का काम था हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताने का कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस। और बैलेंस शीट का काम क्या था? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताने का। बट कंपनीज के केस में हमको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बनाना पड़ता है जिसका नाम क्या है? सर इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो सपोज मेरी कोचिंग है, मेरी कोचिंग में मान लो मेरी कमाई है 5 लाख रुपए। बच्चे आ रहे हैं, 10 बच्चे 50,000 रुपए ले रहा हूँ, या 20 बच्चे आ रहे हैं 25,000 ले रहा हूँ, 5 लाख की कमाई है। मैं कहता हूँ मैं इसी इनकम को 1 करोड़ रुपए कर सकता हूँ। कैसे? मैं बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा हमारे यहाँ पे पढ़ने आओ, फीस 2 साल बाद में देना, फीस जॉब लग के देना। तो हर कोई आ जाएगा, हाँ सर बिल्कुल देंगे ना, 2 साल बाद में आपको फीस देंगे। 100 बच्चे यहाँ पे आ गए, 200 बच्चे मान लो आ गए, तो 50,000 रुपए ले रहा हूँ, तो कर दी कमाई कितनी? 1 करोड़। तो मैं अपने पी एंड एल को डाइल्यूट कर सकता हूँ, इसलिए मेरे को कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना जरूरी होता है जो कि मेरी कैश फ्लो की पोजीशन को बताए। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का उद्देश्य क्या होता है? हमारे कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को जानने का। तो सर क्या हम केवल यही जानते हैं कि कैश असल में इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम पूरे बिजनेस को 3 मेजर एक्टिविटीज में डिवाइड कर देते हैं और हर एक्टिविटी से हमको कितना इनफ्लो हो रहा है और आउटफ्लो हो रहा है वो चेक करते हैं। रीजन बताऊंगा क्यों हम ऐसा करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम पूरे बिजनेस को मेजरली 3 एक्टिविटी में डिवाइड कर देंगे। वो एक्टिविटी क्या क्या है? सबसे पहली तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सी? सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? तो इसके नाम में ही है ऑपरेटिंग, यानी कि आपके ऑपरेशंस के द्वारा कमाया गया पैसा। सर ऑपरेशंस का मतलब मेरा बिजनेस है कोचिंग का, तो बच्चों की फीस देने से मैं कोचिंग बच्चों को पढ़ा के मेरे को जो पैसा मिल रहा है और जो पैसा जा रहा है वो किससे रिलेटेड है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। किसी का बिजनेस है आर्किटेक्चरल सर्विस देने का, किसी का बिजनेस है सोफे बनाने का, फर्नीचर बनाने का, तो सोफे को बेचने और सोफे के लिए लकड़ी को खरीदने से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है, ऑपरेशंस के लिए जो भी काम किया जा रहा है, वो सारी हमारा कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो किसमें आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। दूसरी हमारी एक्टिविटी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दूसरी क्या होती है? क्या होता है कि मैं कोचिंग कर रहा हूं और मैं हर साल के 50 लाख रुपए कमा रहा हूं सपोज, तो इतने पैसे का मैं करूंगा क्या? मैं उसको और कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा, जमीन खरीद लूंगा, शॉप खरीद लूंगा कि यार और रेंट आने लग जाए, या रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लूंगा, म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा, कंपनी के नाम पे डालू, कंपनी में मेरी कोचिंग के नाम पे और जमीन खरीद लिया। ये सारी जितनी भी एक्टिविटी है ये किसमें आएगी हमारे? तो तुमको एक आइडिया लग गया होगा कि सर इसमें क्या आने वाला है। लैंड को खरीदना, लैंड को बेचना, लैंड के अलावा मशीन को खरीदना, मशीन को बेचना, ये सारी चीजें किसमें आएगी? सर इसके अलावा भी क्या बिजनेस में कोई और चीज होती है? तो हमारी तीसरी एक्टिविटी क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है बिजनेस को करने के लिए मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। मेरे को मान लो मेरा बिजनेस करना है रिलायंस कंपनी की, जैसे मेरे को एक कंपनी बनानी है, तो मेरे पास में इतना पैसा तो होगा नहीं। मैं तुम लोगों से पैसा मांग लूं, पार्टनरशिप में आ जाऊं, तो भी मैं 5,000 करोड़ तो मिलेंगे नहीं। तो बड़ी बड़ी कंपनियां बिजनेस करने के लिए क्या करती है? शेयर्स को इशू करती है। सर और कहीं से भी हम पैसा ले सकते हैं क्या? डेवेंचर्स को इशू करके, शेयर्स को इशू करके, या और बेसिक एग्जांपल बताऊं, मैं बैंक से लोन लिया। मैं बैंक से लोन क्यों ले रहा हूं? बिजनेस करने के लिए। बैंक मुझको क्या कर रहा है? फाइनेंस। तो जो भी हमको बिजनेस करने के लिए हम पैसा उठाते हैं, चाहे वो शेयर से उठाए, चाहे वो डिबेंचर से उठाए, चाहे वो बैंक से लोन लेके उठाए, वो सारी चीजें किसमें आती है? हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब हम मेजरली इसको अच्छे से समझ लेते हैं डिटेल में कि सर इसमें क्या क्या चीजें आ सकती है। तुमको ओवरव्यू तो समझ में आ गया कि इन्वेस्टिंग में क्या क्या चीजें आती है। हम डिटेल में एक एक चीज समझ लेते हैं कि इन्वेस्टिंग में क्या क्या आने वाला है। तो मैंने जब जतिन अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने तुझे ध्यान है एक बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से बनवाई थी कि रेशियोज को अच्छे से समझने के लिए मैंने बैलेंस शीट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। यहाँ पे मैंने लिखा था शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? नॉन करंट असेट, करंट असेट, और साथ साथ में कुछ रेशियोज के लिए इन्वेस्टमेंट को अलग कर दिया था। तो तुम ऐसे समझ लो, ये जो दो चीज है ना,
ये आएगी आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये कहाँ पे आएगी? और ये दो चीजों से रिलेटेड है, ये सारा कहाँ पे आने वाला है? और ये आने वाली है आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नॉन करंट असेट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड उसकी खरीद उसकी बेच सारी कहाँ पे आएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो सर इसमें क्या क्या आएगा? तो इसमें ये समझ लो, चाहे इन्वेस्टमेंट्स की खरीद हो चाहे फिक्स्ड असेट की। नॉन करंट असेट का दूसरा नाम क्या होता है? और कैश फ्लो में तुमको फिक्स्ड असेट ही यूज आने वाला है, नॉन करंट असेट नहीं आएगा। क्या शब्द यूज आएगा? फिक्स्ड असेट। तो चाहे खरीद हो इन्वेस्टमेंट की, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, चाहे खरीद हो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का मतलब नॉन करंट एसेट। ये कहां पे आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। मेरे पास में बहुत पैसा आ गया था, मैंने जमीन खरीदी, ये भी बिजनेस ही कर रहा हूं, बट इसकी एक्टिविटी अलग कर दी, बोले इसका कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो अलग उसमें दिखाएंगे हम। किसमें? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सर क्या केवल इनकी खरीद आएगी? इनकी खरीद साथ साथ में इनको बेचने का, यानी कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सर क्या केवल ये चार चीज ही आएगी? ये चार चीजें ही आएगी, बट ऐसे समझो कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट करा है, जो मैंने जमीन खरीदी है, मैंने शॉप खरीदी, मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे, अब उसमें मेरे को कुछ इनकम भी हो सकती है। सर वो कौन सी इनकम होती है? तो तीन रूप की इनकम होती है। एक इंटरेस्ट, एक रेंट और एक डिविडेंड। हम शब्द क्या यूज करेंगे? डिविडेंड। और क्वेश्चंस में भी क्या लिखा हुआ आएगा? डिविडेंड। तो मैं चाहे जमीन खरीदूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? रेंट। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आए, एफडी करा दिया, तो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और अगर मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे, वो भी तो इन्वेस्टमेंट ही है। जमीन ना खरीद के रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो मेरे को क्या मिलेगा? जब भी इंटरेस्ट, रेंट और डिविडेंड रिसीव्ड हो, रिसीव्ड का मतलब इनकम हो, यहाँ पे मैंने पेड नहीं बोला है। पॉइंट टू रिमेंबर क्या है? यहाँ पे मैंने पेड शब्द का यूज, ये तीनों चीज जब भी पेड हो रही होगी, ये आएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कहां पे आएगी? अभी के लिए इतना ध्यान रखो, परचेज, सेल, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट की इसमें आएगी। और इनसे रिलेटेड इनकम, कौन सी इनकम? तीन तरीके की इनकम, इंटरेस्ट, रेंट और ये तीनों कहां पे आने वाली है? हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन तीनों से रिलेटेड इनकम कहां पे आने वाली है? तो यहां पे मैं लिख देता हूं। अब एक चीज बताओ, मैं अगर परचेज करूंगा इन्वेस्टमेंट को, तो पैसा जाएगा या आएगा? पैसा जाएगा सर, इन्वेस्टमेंट आएंगे बट पैसा तो जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो की बात करूंगा। तो अगर मैं खरीदूंगा तो किस में लिखूंगा? पॉजिटिव में या नेगेटिव में? नेगेटिव में, क्योंकि पैसा जा रहा है। और अगर बेचूंगा तो पैसा आएगा, तो ये कैसे लिखूंगा? पॉजिटिव में। अब अगर मेरे को इसके ऊपर इनकम होएगी तो पॉजिटिव में लिखूंगा या नेगेटिव में लिखूंगा? क्योंकि पैसा मिलेगा। यहां पे लिख देता हूं इंटरेस्ट, कॉमा रेंट, कॉमा डिविडेंड और रिसीव्ड में लिख रहा हूं, बट समझदार बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे, सर इनकम तो रिसीव ही होती है ना, खर्चा पे करना होता है, इनकम तो हमेशा। तो जब भी रिसीव्ड दिख जाए, सिंपली इन्वेस्टिंग में लिख देना, क्वेश्चन तुम्हारा कभी भी गलत नहीं होगा। ये पांच चीजें हैं, इसके अलावा केवल और केवल एक चीज है जो इन्वेस्टिंग में आएगी, वो क्या है? गुडविल। जैसे फिक्स्ड एसेट है, इन्वेस्टमेंट को खरीदा है ना, ऐसे ही हम गुडविल को भी खरीद सकते हैं। गुडविल परचेज, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? परचेज ऑफ गुडविल परचेज। ठीक है। अब रूपांश इसको किस में लिखूंगा? नेगेटिव में या पॉजिटिव में? गुडविल को परचेज किया है तो कैसे लिखूंगा? नेगेटिव में। सर हमको पता कैसे चलेगा कि गुडविल को परचेज किया जा रहा है? तो तुमको क्वेश्चन में बैलेंस शीट मिलेगी, यहाँ पे है प्रीवियस ईयर, यहाँ पे है करंट ईयर। 22, 23, 23, 24 प्रीवियस ईयर, करंट ईयर गिवन है। यहाँ पे लिख रखा है गुडविल। पिछले साल की गुडविल थी 5 लाख, इस साल की गुडविल है 6 लाख। तो सपोज पिछले साल की 5 लाख है, इस साल की 6 लाख है, तो क्या हुआ होगा? 1 लाख की गुडविल खरीदी गई है, वो है परचेज ऑफ गुडविल। कहां पे दिखाऊंगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि गुडविल भी है तो एक तरीके का असेट ही। तो फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट और गुडविल कहां पे आने वाले हैं?
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इनसे रिलेटेड 3 तरीके की इनकम भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। हैंड टू हैंड एक क्वेश्चन सुन लो, जो कनेक्ट कर पाए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कनेक्ट कर पाए क्लास के एंड में समझ में आ जाएगा। मान लो यही चीज मैं उल्टी लिख दूं, पिछले साल की गुडविल है 10 लाख की और इस साल की गुडविल है 8 लाख की, तो मैंने गुडविल को बेचा है। वेरी गुड। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि हमने गुडविल को बेचा है, सेल ऑफ गुडविल यहाँ पे नहीं आता, हम इसको क्या मानेंगे, राइट ऑफ किया गया है, इसको हम लिखेंगे राइट ऑफ। ये सस्पेंस है, जिन बच्चों को समझ नहीं आया उनके लिए क्या है ये सस्पेंस, क्लास के एंड में समझ में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चंस में इसका यूज आता है। ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, बट ये कहां पे जाने वाला है, हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सेल ऑफ गुडविल नहीं आएगा, रीजन क्लास के एंड में समझ में आ जाएगा। आया समझ? अब फटाफट से अपन चलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तुमको ये चीज समझ में आई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है। अब हम हैंड टू हैंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है वो भी देख लेते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो तुमको बेसिक ओवरव्यू तो समझ में आ गया था कि सर आपने बताया बिजनेस को करने के लिए हमको पैसा चाहिए होता है। पैसा हम कहां से लेते हैं, सबसे आसान तो सर बैंक से लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां शेयर्स इश्यू करती है, डिबेंचर्स इश्यू करती है। बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए जो भी हमने काम किए वो कहां पे आएंगे, लोन लेना, लोन को वापस चुकाना, शेयर्स को इश्यू करना, शेयर्स को वापस चुकाना, ये कहां पे आएगा। तो सर इसमें क्या क्या आएगा, तो याद कर लो इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहला तो इश्यू ऑफ, बहुत बढ़िया, इश्यू ऑफ शेयर्स। दूसरा इश्यू ऑफ, अब बच्चों को बहुत अच्छे रटने की बात नहीं है, क्लियर होना चाहिए। शेयर्स डिबेंचर्स कंपनी के लिए कुछ नहीं, पैसा उठाने की टेक्निक है। लोन लेना, शेयर्स इश्यू करना, डिबेंचर्स इश्यू करना, सब पैसे उठाने की टेक्निक है। शेयर्स, डिबेंचर्स और दूसरा लोन टेकन फ्रॉम बैंक लिख देता हूं, है ना, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं शेयर्स को इश्यू करूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा मैंने शेयर्स को इश्यू करा है। क्वेश्चन में हमेशा हमेशा बैलेंस शीट गिवन होगी, ये है प्रीवियस ईयर, ये है करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर, यहाँ पे लिख रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल। पिछले साल की है 10 लाख, इस साल की है 12 लाख, तो बताओ कितना इश्यू करा गया है, 2 लाख को इश्यू करा गया। अगर मैं शेयर्स को इश्यू करूंगा तो पैसा आएगा या जाएगा, पैसा आएगा, तो पॉजिटिव में लिखूंगा या नेगेटिव में, पॉजिटिव में। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2 लाख पॉजिटिव में। सेम डिबेंचर के लिए हो गया, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, अगर बैंक लोन बढ़ रहा है तो यानी कि हमने लोन लिया है पॉजिटिव में। सर क्या केवल ये 3 चीज आएगी, ये 3 और इसके जस्ट अपोजिट, शेयर्स को वापस से चुकाना, बाय बैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक इसलिए लिख रहा हूं, बाय बैक वैसे तुम्हारे आएगा नहीं, रिडम्पशन होता है प्रेफरेंस शेयर का, रिडम्पशन भी लिख देता हूं साथ साथ में, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। अभी बताता हूँ यार, चलने तो दे, पहले ये खरीदे, इश्यू कराया, रिडीम कराया, फिर वो भी बताऊंगा, वो रेड से लिख दूंगा, है ना। रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, साथ साथ में डिबेंचर्स का भी क्या आ गया, रिडम्पशन। हमने लोन लिया था जतिन, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन को वापस भी तो चुकाऊंगा, वो भी किसमें आएगा, रीपेमेंट ऑफ। सर ये काफी सारी है बट दिखने में है 3 चीज ही, है ना, ऐसा लगता है कितनी सारी चीजें आ गई बट केवल 3 चीज है, शेयर, डिबेंचर, लोन, इसके इर्द गिर्द सारा क्वेश्चन अपना चल रहा है, रीपेमेंट ऑफ लोन। अब दक्ष ने क्वेश्चन बोला था सर इसके ऊपर जो इंटरेस्ट देंगे उस पर मैं बाद में आऊंगा, एक इंपॉर्टेंट टर्म और यहाँ पे ध्यान रखना, ये लोन से जुड़ती हुई, शेयर्स, हाँ, डिबेंचर्स और बैंक का लोन तो इसमें आता ही, ये समझ में आता है। एक बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसी चीज है जो भी कहां पे आएगी, वो बैलेंस शीट में तुमको लोन में नहीं गिवन होगा, वो करंट लायबिलिटी में होगा। बट बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट या कोई कैश क्रेडिट वगैरह लिख रखा है वो सब कहां पे आने वाला है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। रूल सिंपल सा है, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट लिया गया है, बढ़ रहा है तो पॉजिटिव में, और नेगेटिव में हो रहा है तो बैंक ओवरड्राफ्ट टेकन, अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव में लिख देना, और बैंक ओवरड्राफ्ट का रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, रीपेमेंट ऑफ बैंक। सर ये तो बहुत आसान है, केवल 3 चीज थी, शेयर, डिबेंचर और लोन, और लोन से मिलता जुलता बैंक से लिया गया दूसरी चीज क्या होती है हमारी। अब तुम ऐसे समझो, इन 3 चीज के ऊपर एक तरीके का खर्चा भी होता है कंपनी का। क्या खर्चा होता है, शेयर्स के ऊपर तो देना पड़ता है डिविडेंड, डिबेंचर्स के ऊपर क्या देना पड़ता है,
और लोन के ऊपर भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। अपन ने सुना है ना, बैंक से लोन लेते हैं तो ब्याज के साथ में देते हैं, तो इनके ऊपर दिया गया इंटरेस्ट भी किसमें आएगा, हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। सर पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा? इंटरेस्ट देंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? पैसा जाएगा, तो किसमें लिखना है? अब मैं यहाँ पे शब्द लिखने वाला हूं, इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड। क्या लिख रहा हूं? और समझने वाले को, समझदार बच्चे को अच्छे समझ जाना चाहिए कि सर ये पेड ही होगा। कोई बच्चा बोले सर रिसीव नहीं हो सकता है क्या? तो रिसीव होगा, लेकिन कब होगा? जब हमने इन्वेस्टमेंट करा है तो हमको मिलेगा ब्याज, तो हमको मिलेगा डिविडेंड। वो कहां पे आएगा? तो पॉइंट टू रिमेंबर, जिसको याद नहीं हो, रटना हो तो, रिसीव्ड मतलब इन्वेस्टिंग में, और पेड मतलब इंटरेस्ट, डिविडेंड पेड मतलब फाइनेंसिंग में। सर डिविडेंड भी तो दो तरीके का था, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। वो जब मैं ऑपरेटिंग कराऊंगा तब क्लियर करवाऊंगा दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अभी ये समझ में आया, अपन ने इन्वेस्टिंग पूरी कंप्लीट कर ली और फाइनेंसिंग डिटेल में कंप्लीट कर ली। इसके अलावा एक चीज और है, वो ऑपरेटिंग में कवर कर लूंगा। इसमें एक सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है ना। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी बढ़ रहा है ना, तो वो भी यहाँ पे आता है। रीजन करेक्ट, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम कब आता है? जब अपन प्रीमियम पे शेयर्स को इश्यू करते हैं। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बढ़ रहा है, मैंने क्या बोला अभिषी? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व नहीं, ना ही पी एंड एल का बैलेंस। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बढ़ रहा है तो वो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी एक तरीके का रिजर्व होता है, जैसे जनरल रिजर्व होता है वैसे एक सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होता है। बट सवाल ये है कि वो बढ़ क्यों रहा है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व तब बढ़ता है जब शेयर्स कम उस पे, तो वो फाइनेंसिंग से रिलेटेड ही तो चीज है। तो अगर वो बढ़ता हुआ दिख जाए ना, तो उसको भी आप लिख देना। प्रोबेबिलिटीज कम है आने की, बट अगर आ जाए तो इंक्रीज इन लिख ही देते हैं। शेयर्स में ऐड कर दो, नहीं तो अलग से भी लिख देते हैं ना अपन की, याद रह जाए। इंक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इसका जस्ट अपोजिट डिक्रीज इन, ये किस में आएगा? डिक्रीज नेगेटिव में। याद रहेगा ये एकदम एग्जॉस्टिव ये फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। बचा क्या है अपना सबसे इंपॉर्टेंट? ऑपरेटिंग। बट ऑपरेटिंग को करने से चार तरीके के अकाउंट्स आते हैं। अगर वो तुम करना सीखे तो ऑपरेटिंग फिर बहुत सीखी, केवल फॉर्मेट याद करना और इजी हो गया। वो चार अकाउंट्स क्या क्या है? डेप्रिसिएशन अकाउंट, फोर इंपॉर्टेंट अकाउंट। सबसे पहला फिक्स्ड एसेट अकाउंट है ना, एक तो ये सिखाना है मुझे। दूसरा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब आज इसको जो होमवर्क दो ना, वो भी हेल्प करना। और चौथा ये फिक्स्ड एसेट। बट इसमें क्या है, साथ साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी अगर मिल जाए तो थोड़ा अलग तरीके से बनता है। तो चौथा वाला अकाउंट क्या हो गया? फिक्स्ड एसेट अकाउंट विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखो इसी में दिक्कत आ रही थी, जैसे मैं कह रहा हूँ कैश फ्लो का सबसे हार्ड यही चीज है। उसके अलावा फॉर्मेट बात करना है अपने, और बोर्ड एप्लीकेशन और भी आसान आता है। सारी चीजें जो भी है ना अपने ऑपरेटिंग में अपन ने पढ़ा था, डीपीटी बिल, वो सारी तुम चार को अच्छे से समझ लो। सबसे पहले क्या समझना चाहोगे बताओ? इजी समझना चाहोगे प्रोविजन को टैक्स? फिक्स्ड एसेट कर लेते हैं। तो फिक्स्ड एसेट का सिंपल सा फॉर्मूला, कहाँ पे जाना? फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ये साइड क्या होती है अभिषेक? डेबिट, और ये साइड क्रेडिट। हमको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी, नोट्स टू अकाउंट्स गिवन होंगे, और हमेशा हमको फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होगा। सर हमको कैसे पता चलेगा क्या ओपनिंग बैलेंस है क्या क्लोजिंग बैलेंस है?
तो तुमको कुछ इस तरीके से बैलेंस शीट गिवन होगी, 24, 23, 22, 21, ये तो क्या है प्रीवियस ईयर और ये क्या है करंट ईयर। ये फिक्स्ड असेट अकाउंट का क्या है, ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस तो होगा हमारा ओपनिंग बैलेंस, और ये क्या होगा हमारा, तो तुमको बैलेंस शीट से ओपनिंग और क्लोजिंग उठा के सिंपली लिखना है। अब ये तुमने 11th क्लास में सीखा होगा कि ओपनिंग बैलेंस तो किस तरफ आता है, डेबिट साइड पे। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, आंख बंद करके बैलेंस शीट से लिख देना, और हैंड टू हैंड साथ के साथ में क्लोजिंग बैलेंस भी लिख देना, बाय बैलेंस ये साइड कर देना टोटल, मतलब टोटल संख्या नहीं है बता। अब इसके अलावा और क्या क्या चीजें आती है, अगर हम फिक्स्ड असेट को खरीदते साल के बीच में, अगर हम रुपये खरीदते हैं तो कौन सी साइड पे लिखने का आएगा, जनरल एंट्री क्या होती है, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो परचेज करेंगे तो इस तरफ टू बैंक परचेजेस, टू बैंक, और अगर सेल करूंगा तो इस तरफ आएगा, खरीदेंगे इधर और बाय बैंक सेल। अगर साल के दौरान इन असेट्स पे डेप्रिसिएशन लग रहा होगा, फिक्स्ड असेट पे डेप्रिसिएशन लगता है मशीन फर्नीचर सब पे, तो वो किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि उसकी वजह से हमारा बैलेंस कम होता है बाय डेप्रिसिएशन। सर इसके अलावा कई बार क्या होता है, जब हम मशीन को बेचते हैं, जो मैंने करा ना बाय बैक, कभी कभार लॉस में बिकती है, कभी कभार प्रॉफिट में बिकती है। अगर लॉस में बिक रही है तो रट लेना क्रेडिट साइड पे, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। सर अगर गेन में है तो डेबिट साइड पे, गेन में है तो डेबिट साइड पे, टू गेन के बजाय पी एंड एल लिख देता हूं, ब्रैकेट में लिख देता हूं ना, वैसे तो ये वर्किंग नोट में बनाना रहेगा तुमको, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। सर क्या इसके अलावा भी इसमें कोई चीज आती है, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं आएगा। इस फिक्स्ड असेट अकाउंट को बहुत अच्छे से देख लो, हमें क्वेश्चन भी करने वाले हैं इस फिक्स्ड असेट अकाउंट में इसके अलावा और कुछ भी। कैसे करना है, बैलेंस शीट गिवन होगी, बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा। सर कैसे पता करेंगे, प्रीवियस ईयर का बैलेंस तो ओपनिंग और करंट ईयर का हैंड टू हैंड लिख दो, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। अगर साल के दौरान हमने खरीदा है तो क्या आएगा, टू बैंक, साल के दौरान बेचा है तो बाय, साल के दौरान जितना भी डेप्रिसिएशन लगा वो यहाँ पे, अगर बेचा है लॉस पे बेचा है तो लॉस, और गेन में बेचा है तो डेबिट साइड पे। अब ये जरूरी नहीं सारी चीजें मिले, इनमें से एक ना एक चीज होगी जो बैलेंसिंग फिगर में हमको निकालनी होगी, ज्यादातर वो आपका ये रहने वाला है परचेज, ज्यादातर क्वेश्चंस में हमको क्या निकालना होगा, टू बैंक परचेज। सर हमको ये निकालने की क्या जरूरत है, तो अभी अपन ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखी थी ना, वहां पे था परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, ये अकाउंट बना के बैलेंसिंग फिगर निकाल के कैश फ्लो में हमको लिखना होगा। ये क्या है हमारा फिक्स्ड असेट अकाउंट। इसके साथ साथ में एक बार प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट भी देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे ना। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, अब ध्यान ये रखना, जैसे तुम्हारा फिक्स्ड असेट अकाउंट बना है विशी, वैसे ये वाला अकाउंट भी बनेगा, बट पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, फिक्स्ड असेट तो एक एसेट था, उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। प्रोविजन क्या होती है, एक तरीके की लायबिलिटी होती है। यहां पे भी आपको क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होगा। वेरी गुड, इसमें ओपनिंग बैलेंस किस तरफ लिखना है, क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस, और यहाँ पे हैंड टू हैंड उसी के टाइम पे क्वेश्चन से उठा के टू बैलेंस कैरी डाउन। सर और इसमें क्या क्या आता है, तो और डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, इसमें सिंपली चार चीजें आती है। फिक्स्ड असेट में तो फिर भी इतनी सारी चीजें थी, इसमें सिंपली चार चीजें आती है। एक तो ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे आएगा टैक्स मेड और यहाँ पे आएगा टैक्स पेड। टैक्स मेड को क्या लिखूंगा, बाय पी एंड एल, टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ टैक्स, और यहाँ पे लिखूंगा टू बैंक टैक्स पेड। दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, कैश फ्लो में कहीं ना कहीं पोस्ट किए जाते हैं, जब ऑपरेटिंग पढ़ेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर ये हमको कहाँ पे गिवन होगा, तो ये समझ लो प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में या तो ये गिवन होगा तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, या फिर ये गिवन होगा तो
ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। या तो ये गिवन होगा तो ये बैलेंसिंग फिगर, ये गिवन होगा तो ये बैलेंसिंग फिगर। अभी हैंड टू हैंड एक क्वेश्चन करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। ये अपने पास में क्वेश्चन है, अपन को इन्वेस्टमेंट दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, फिक्स्ड एसेट दे रखा है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। सर आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो सिखाया ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट सेम टू सेम आपके फिक्स्ड एसेट अकाउंट की तरह बनता है, बस उसमें एक चीज नहीं आती है डेप्रिसिएशन, बाकी सारी चीजें सेम है। अभी हैंड टू हैंड डायरेक्ट क्वेश्चन ही कर लेते हैं उसका। सबसे पहले सबसे इजी प्रोविजन फॉर टैक्स, तुम भी साथ साथ में बनाते हुए चलो, एक एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। सबसे पहले कौन सा बनाना है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। अपन को तीनों अकाउंट बनाने, सबसे पहले सबसे इजी वाला बना लो जो तुमको अच्छे से समझ में आ जाए। तुमको प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है बैलेंस शीट में, और साथ साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिख रखा है जतिन, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 54,000। सर अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो तुमको सिंपली अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट ज्यादातर क्या 99% ये तुमको वर्किंग नोट में बनाना रहेगा। मैंने क्या बोला, बैलेंस शीट से क्वेश्चन से ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हैंड टू हैंड एक साथ में लिख देना। यहां पे मैं लिख रहा हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। सर कहां से पता चलेगा, बैलेंस शीट में ये तो क्या है मेरा प्रोविजन फॉर, ये तो क्या है मेरा ओपनिंग बैलेंस, और ये क्या है मेरा 4,50,000, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 4,50,000, और मेरा क्लोजिंग बैलेंस कहां पे लिखूंगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। मेड ड्यूरिंग द ईयर इस तरफ आएगा और पेड ड्यूरिंग द ईयर। हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है रूपांश, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि हमको क्रेडिट साइड वाली चीज दे रखी है बाय P&L, मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना दे रखा था हमको 54,000। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा हमारा, पेड ड्यूरिंग द ईयर। सर ये हम क्यों कर रहे हैं, अभी जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बताऊंगा तो ये भी कहीं ना कहीं पे जाएगा कैश फ्लो में, और ये भी कहीं ना कहीं जाने वाला है। तो बताओ जरा क्या आ रहा है, ये तो आ गया 4,94,000 और ये क्या आ गया 4,40,000, 5,04,000। अच्छा 5,04,000 हो गया क्या, 5,04,000, 5,04,000 माइनस करो, ये तो सही आ रहा है 4,44,000। ये क्या निकाला है हमने, बैलेंसिंग फिगर। सर ये हमने क्यों निकाला है, तो जब कैश फ्लो बनाएंगे तो एक जगह होगा जहां पे इसको पोस्ट करना होगा। सर ये क्यों निकालना होता है, ये भी एक जगह होती है जहां पे इसको पोस्ट करना रहेगा, बट ये अकाउंट अच्छे से समझ जाओ तो अपने आप क्लैरिटी आना चालू हो जाएगी। प्रोविजन फॉर टैक्स पहला अकाउंट तुमने बना दिया, दूसरा हमको क्या बनाना है, दूसरा इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट बनाना है। पहले इन्वेस्टमेंट बना के देख लेते हैं। सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनेगा, जैसे फिक्स्ड एसेट बनाया था ना, सेम टू सेम ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, बस एक डेप्रिसिएशन है जो इन्वेस्टमेंट पे नहीं लगता। सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट पे कोई डेप्रिसिएशन थोड़ा ना लगेगा। बनाओ चलो साथ में, ये मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, एक सेकंड बताता हूं, साथ साथ में बताते हुए भी चलता हूं। बैलेंस शीट देखनी है और ओपनिंग और क्लोजिंग साथ में लिख देना है। ध्रुव इसका बैलेंस ओपनिंग डेबिट में होगा या क्रेडिट में, अरे क्या नाम है, दक्ष बता दे, ध्रुव कमेंट करके बता देगा। सही लिखा है ना, इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस क्या होगा बता, ये प्रीवियस ईयर है और ये क्या है 3,60,000। 3 लाख तो हो गया मेरा ओपनिंग और 3,60,000 क्या हो गया, देखो समझ आ रहा है ना रूपांश, कहीं साथ साथ में कि यार दक्ष को आ रहा है तो मैं भी हाँ बोलते जाओ, बीच में पूछ रहा है ना। ये ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया। सर इसके अलावा आपने क्या बताया था, सेम जैसे फिक्स्ड एसेट बनता है वैसे ये बनने वाला है, बस एक डेप्रिसिएशन ही आएगा। अब हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 48,000, एक इन्वेस्टमेंट था जिसकी कॉस्ट थी 48,000, जिसको मैंने बेचा 50,000 रुपए में। 48,000 की चीज को अगर तुम 50,000 में बेचोगे तो प्रॉफिट में बेचा है गेन में बेचा है, कितने का प्रॉफिट में बेचा है 2,000। प्रॉफिट किस साइड पे लिखा जाता है, डेबिट साइड पे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2P&L। 2P&L कितना लिखूंगा पता, बहुत बढ़िया, गेन, गेन कितना लिखूंगा
2,000 रुपए का। और साथ साथ में जो मैंने बाय 50,000, सर ये 50,000 से क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमको सेल प्राइस लिखनी है। क्या लिखनी है? बेचा तो 50,000 में है, तो कितने पे लिखूंगा? 50,000 पे। क्या हमको कुछ और इंफॉर्मेशन दे रखी है? हमको कुछ और नहीं दे रखा। डेप्रिसिएशन तो वैसे भी इन्वेस्टमेंट में नहीं आता, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा? टू बैंक परचेजेस। वेरी गुड, टू बैंक परचेजेस। ये साइड का टोटल कितना आ रहा है हमारा? 4,10,000। ये वाली साइड का भी कितना आएगा? 4 लाख। और बैलेंसिंग फिगर कितना है? टू बैंक परचेजेस। टू बैंक। सर ये निकालने का फायदा क्या था? तो ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये तुमको ऑलरेडी पता होना चाहिए। अभी अभी हम डिटेल में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ के आए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या लिखते हैं? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। और कैसे लिखूंगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? क्योंकि पैसा जा रहा है, इसको मेरे को कैश फ्लो में दिखाना होगा। है समझ? इसलिए ये अकाउंट बनाना होता है। ये वाला अभी भी सस्पेंस है। प्रोविजन फॉर टैक्स का मेड और पेड, ये अब आएगा बाद में। तो अपन ने क्या क्या बना लिया? प्रोविजन फॉर टैक्स भी बना लिया और इन्वेस्टमेंट भी बना लिया। तीसरा हमको क्या अकाउंट बनाना है? फिक्स्ड असेट अकाउंट। फिक्स्ड असेट अकाउंट भी सेम वैसे ही बनेगा, बस एक चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी उसमें। फिक्स्ड असेट अकाउंट। ये साइड डेबिट और ये साइड क्रेडिट। असेट है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट ही होगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस कैरीड डाउन। सिंपल सा तरीका क्या है? जब भी बैलेंस शीट देखो, ओपनिंग और क्लोजिंग एक साथ में लिख दो। फिक्स्ड असेट का ओपनिंग बैलेंस कितना है और क्लोजिंग 19 लाख। यहाँ पे लिख दो 24 लाख और यहाँ पे लिख दो 19 लाख। अब देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन को में हमको क्या दे रखा है? ड्यूरिंग द ईयर फिक्स्ड असेट का एक पार्ट, पूरा का पूरा फिक्स्ड असेट नहीं, एक पार्ट जिसकी कॉस्ट थी 60,000, वो हमने 72,000 रुपए में बेच दिया। 60,000 की अगर कोई चीज को मैं 72,000 में बेचूंगा तो प्रॉफिट में बेच रहा हूं या लॉस में? प्रॉफिट में। तो गेन को मैं किस तरफ लिखता हूं? टू P&L, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट 12,000 रुपए। और बेचा है तो बाय सेल 72। क्या हमको कुछ और दे रखा है? बस ये दे रखा है प्रॉफिट इंक्लूडेड इन P&L। ये नहीं देता तो भी एडजस्टमेंट सारे अपन को करने रहते। अब मैं क्या करूंगा? दोनों साइड का टोटल करूंगा। इस साइड का टोटल कितना आ रहा है मेरा? 24,12,000। और ये वाली साइड का टोटल कितना आ रहा है? ये भी 24,12,000 ही आएगा। तो बैलेंसिंग फिगर में मेरा क्या आ जाएगा? डेप्रीसिएशन। बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? चेक करें। 24,20,000 में से 72,000 माइनस कर, 24,10,000 और माइनस 70, 23,60,000। 23,60,000 में से 19,20, 3,60,000, 3,60,000 और 80 कितना होता है? 4,40,000। 4,40,000 आ रहा है। एक बार देखना कितना आ रहा है, एक बार चेक कर लो यार। 4,40,000 या 4,20,000? 4,40,000 होना चाहिए यार। नहीं सही कह रहा है, तो 4,20,000 हो गया। 4,20,000 है ना? 4,20,000। ये क्या आ गया हमारा? डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर। सर ये हमने क्यों निकालना है? इसका भी एक रीजन है, कहीं ना कहीं पोस्ट किया जाएगा। तो तुमने 3 अकाउंट बनाने सीख लिए। कौन कौन से 3 अकाउंट सीख लिए? फिक्स्ड असेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट। चौथा हमारा अकाउंट भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट ही है, बट विथ अक्यूमुलेटेड। सर ये क्या होता है? तो ये तुम्हारी 11th क्लास में भी था। हमारे फिक्स्ड असेट को डेप्रिसिएशन को लगाने के 2 मेथड होते हैं, वही है, उस डिटेल में नहीं जाएंगे। बट जब भी क्वेश्चन में ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट में
अगर बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन लिखा हुआ दिख जाए या एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा हुआ दिख जाए तो समझ लेना तुमको ये चौथा वाला अकाउंट बनाना है। यहाँ पे तुमको फिक्स्ड असेट अकाउंट ही बनाना है, बट साथ साथ में एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो सर ये हम कैसे बनाएंगे? तो इसका हम डायरेक्टली एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, साथ साथ में उससे इजीली समझ में आ जाएगा। ये हमको देखो बैलेंस शीट में मशीन माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे वो चौथा वाला अकाउंट बनाना है, फिक्स्ड असेट विद अक्यूमुलेटेड। सर क्या केवल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही आएगा नाम? बैलेंस शीट में मैं कह रहा हूं केवल डेप्रिसिएशन आ जाए तो भी बना देना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ आ सकता है, अक्यूमुलेटेड कुछ भी आए, हमको चौथा वाला अकाउंट बनाना है। कैसे बनेगा? तो तुमको यहाँ पे दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक तो बनाना पड़ेगा फिक्स्ड असेट अकाउंट और साथ साथ में एक और कौन सा बनाना पड़ेगा? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। दोनों को एक साथ ही बनाते हैं, डेबिट क्रेडिट, और साथ साथ में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। घबराना नहीं है, ये भी एक बार करोगे है इजी। जैसे तुमने फिक्स्ड असेट बनाया सेम वैसे ही बनने वाला है। सर आपने हमको ये बताया था जब भी फिक्स्ड असेट अकाउंट बनाओ तो बैलेंस शीट खोलो और ओपनिंग और क्लोजिंग हमेशा गिवन होंगे, तो हैंड टू हैंड लिख दो। सेम यहाँ पे भी करो। देखो हमको क्वेश्चन दे रखा है मशीन का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके देख रखा है। तो ये जो मशीन का ओपनिंग बैलेंस है ना, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 34 या 40? 40 लेना है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 6 और मशीन का कितना है? और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 50 लाख। हैंड टू हैंड लिख दो इसको। है? हाँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कितना था यार अपना? एक तो था 40 लाख, 40 लाख और 50 लाख 80,000। अब सवाल ये आता है कि सर ये डेप्रिसिएशन का क्या करें? जैसे तुमने फिक्स्ड असेट अकाउंट बनाया वैसे ही अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस को पोस्ट कर दो। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये एक तरीके की लायबिलिटी है, इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है। तो इसका ओपनिंग डेबिट में लिखूंगा, क्रेडिट में? क्रेडिट में, क्योंकि ये क्या है? एक तरीके की लायबिलिटी है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारा? 6 लाख। तो मैं इसको यहां ना लिख के इधर लिखूंगा क्योंकि ये लायबिलिटी है। बाय बैलेंस 6 लाख रुपए और क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस 8 लाख रुपए। हमने चीजें पोस्ट कर दी। अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन पे चलेंगे। मैंने क्या बोला? जैसे फिक्स्ड असेट अकाउंट बनाया सेम वैसे बनने वाला है, बस थोड़ा सा चेंज क्या होता है वो बताओ। क्वेश्चन हमको कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग 1 लाख, एक मशीन का पीस जिसकी कॉस्ट 1 लाख है, ऑन विच अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 60,000, वाज सोल्ड फॉर। तुम्हारी एक मशीन का पीस था जिसकी कॉस्ट यानी कि जब खरीदा था वो 1 लाख का था, उस पे आज तक का डेप्रिसिएशन 60,000 का है, जो तुमने 30,000 में बेच दिया। तो बताओ तुम्हारा लॉस 70,000 का है या फिर 10,000 का? जो बोल रहा है 70,000 वो गलत है। क्यों? क्योंकि जब खरीदा 1 लाख का था, बेचा 30,000 में, तो 70,000 का नुकसान नहीं है, उस पर आज तक डेप्रिसिएशन भी तो लगा है, उस पर आज तक। तो सर 1 लाख की चीज पे 60,000 का आज तक का डेप्रिसिएशन है, इनकी आज उसकी वैल्यू क्या है? 40,000। 40,000 की चीज को अगर 30,000 में बेच रहा हूं, यानी कि लॉस कितने का हुआ है? 10,000 रुपए का। तो सर हम क्या करेंगे? जैसे मैंने तुमको फिक्स्ड असेट बताया, फिक्स्ड असेट अकाउंट के एक तो आएगा बाय बैंक, ये क्या आता है? सेल। कितने में सेल करा है? 30,000 में। सर आपने बताया था लॉस इधर और गेन इधर, यहाँ पे हमको लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय पी एंड एल लॉस। कितना लिखूंगा लॉस? 10,000 रुपए से। बाय बैंक आ गया सेल का, बाय पी एंड एल आ गया लॉस का। सर और क्या चीज आती है? यहाँ पे आती है बाय डेप्रिसिएशन। केवल इतना सा पॉइंट ध्यान रखना है, यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन के बजाय इस बार बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा। बाय डेप्रिसिएशन के बजाय क्या आने वाला है? बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहाँ पे पहले तो लिख देता हूं बाय, फिर वो अमाउंट कितना आएगा वो भी बताऊंगा। बाय अक्यूमुलेटेड
बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर मैं इसकी एंट्री बताऊं और आसान करने के लिए जतिन, अगर मैं इसकी एंट्री बताऊं तो क्या हो रही है? हाँ, ये फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट हो ना क्रेडिट हो रहा है, तो इसकी एंट्री हो रही है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। सर एक बात बताओ, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे भी तो पोस्टिंग होगी, क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे भी क्या लिखूंगा? टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। अब सवाल केवल इतना सा रह जाता है, सर ये अमाउंट कितना होने वाला है? तो ध्यान रखना, ये अमाउंट होता है जो आज तक का डेप्रिसिएशन लगा है, जो भी हमने पार्ट को बेचा है ना, उस पे आज तक का डेप्रिसिएशन ही ये अमाउंट होता है। तो हमारे आज तक का 1 लाख की कॉस्ट थी, जिसपे आज तक का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 60,000, इतना ही अमाउंट मैं उसमें से निकाल के भेजता हूँ। कितना अमाउंट? 60,000 रुपए। यहाँ पे मैं कितना भेजूंगा? 60,000। यहाँ पे भी कितना आएगा? 60,000 रुपए। कितना आएगा सर? अब हम क्या करने वाले हैं, अब सिंपली बैलेंस आउट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? यहाँ का टोटल कितना आ रहा है? जल्दी करो, 40 और 60 1 लाख। एक और चीज, अब तुम ध्यान से नोटिस करो ना, तो इस चीज का टोटल करो, 30,000, 10,000 और 60,000, इसका टोटल वही कॉस्ट आ जाएगी तुम्हारी। 1 लाख की कॉस्ट थी ना, 1 लाख की कॉस्ट की चीज को जिसपे आज तक का डेप्रिसिएशन है 60,000, हमने 30,000 रुपए में बेचा, तो देखो ये कॉस्ट आ गई। 30,000 रुपए में बेचा, 10,000 का लॉस और आज तक का डेप्रिसिएशन 60,000। ये हो गया 51,80,000। यहां पे भी आ गया 51,80,000। बैलेंसिंग फिगर आया 11,80,000। ये 100% हमेशा इसमें यहीं पे आने वाला है ना, याद करने के लिए बता दूं, 100% यहीं पे आएगा इसमें। टू बैंक परचेज, ये क्या है? हमारा बैलेंसिंग फिगर। और तुम बहुत अच्छे से समझ गए सर, ये परचेज ऑफ मशीन है। जब हम कैश फ्लो बनाएंगे तो इसको इन्वेस्टिंग में नेगेटिव के रूप में लिखने वाले हैं, कैश आउटफ्लो के रूप में। सर अब इसका क्या करेंगे? इसका भी हम बैलेंस आउट करेंगे और इससे हमको क्या पता लगेगा? ये वाली साइड का टोटल कितना आया? 8 लाख, और ये वाली साइड का टोटल भी 8,60,000। बैलेंसिंग फिगर, वेरी गुड, 2,60,000 का। इसको मैं येलो में लिख रहा हूं, यही वो पॉइंट है जहां पे बच्चे गलती करते हैं। अच्छे से समझने के बाद में भी आप, यही वो पॉइंट है जहां पे आप गलती कर जाते हो। ये डेप्रिसिएशन ऐसी चीज है जो हमको निकालना होता है कैश फ्लो की पोस्टिंग के लिए, और बार बार बच्चे क्या गलती करते हैं? इस अमाउंट को डेप्रिसिएशन के रूप में पोस्ट कर देते हैं। ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, ये मशीन बेची उसका है। कैश फ्लो में हमको डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर को पोस्ट करना होता है, और डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर ये वाले अकाउंट से फाइंड आउट करना होता है। तो कभी भी इसको पोस्ट नहीं करना, ये केवल यूज होता है इसको निकालने के लिए। असली डेप्रिसिएशन क्या है हमारा? ये है बाय डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। ये क्या है? बाय डेप्रिसिएशन। यही वो पॉइंट है जहां पे गलती होती है ना। तो एक काम करो, इसकी फोटो ले लो इस क्वेश्चन की, और एक बार खुद भी घर पे वापस से खुद से रीट्राई करना। आंसर तुम्हारे पास में है, फोटो ले लो और एक बार खुद से रीट्राई करो। एक बार रोक दे यार रूपांश। ठीक है, तो अपन ने क्या देख लिया था कल? इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग देख ली थी। अब अपन क्या देखने वाले हैं? हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग इजी इसलिए है क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। आपको जब जो चीज दिख जाए, इश्यू ऑफ शेयर्स दिख गया, पहले इंटरेस्ट कर दो फिर इश्यू ऑफ शेयर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आपका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट करके फॉलो करके आपको बनाना है। वो स्पेसिफिक फॉर्मेट क्या है? हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उसको, हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और आपको इसी फॉर्मेट में उसको करना है। कुछ चीजें ऐड होगी, कुछ चीजें लेस होगी। यहाँ की चीज को यहीं पे ऐड करना है, यहाँ की चीज को यहीं पे, और यहाँ की चीज को यहीं पे। ऊपर नीचे नहीं लिख सकते हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। वो फॉर्मेट क्या है? तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट जो करेंगे वो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? नेट प्रॉफिट से। कहां से स्टार्ट करेंगे विशी? नेट प्रॉफिट। सर क्या ये हमको क्वेश्चन में गिवन होगा? ये तुमको बैलेंस शीट में गिवन होगा। बैलेंस शीट में कहां पे गिवन होगा तो समझना, ये तुमको बैलेंस शीट दी जाएगी, इसमें नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस जो दिया हुआ होगा। मैंने क्या शब्द यूज करा है? मैंने रिजर्व एंड सरप्लस यूज करा, और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर भी अगर बाइफर्गेशन है
तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर तुमको जो चीज चूज करनी है वो क्या होने वाली है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। सर क्या कोई और भी रिजर्व एंड सरप्लस हो सकते हैं, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व भी हो सकता है, सबका ट्रीटमेंट बताऊंगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी अगर हो, इन केस अगर ये आ जाए, तो ये मैंने कल भी मेंशन किया था, ध्यान हो तो, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का। तो तुमको क्या पिक करना है, जल्दी जल्दी बैठ जा, जल्दी जल्दी बैठ, अभी स्टार्ट किया ही है, ठीक है, हमने स्टार्ट किया ही है। दक्ष ये यहाँ पे बैठ जाना, हमने देख स्टार्ट किया ही है। हमको कैसे पिक करना है, हमको स्टार्ट क्या करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट से। सर नेट प्रॉफिट कहां से पता चलेगा, तो तुमको बैलेंस शीट गिवन होगी क्वेश्चन में। बैलेंस शीट में एक तो होगा करंट ईयर और एक होगा, मान लो प्रीवियस ईयर का स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का बैलेंस है 2 लाख और इस साल का है 3 लाख। तो तुमको ये समझना होगा कि पिछले साल ये बैलेंस 2 लाख था, इस साल 3 लाख, 1 लाख से जो बढ़ा है वो इस साल का क्या है, हमारा नेट प्रॉफिट। तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए। सपोज यहाँ पे जनरल रिजर्व में भी लिखा हुआ हो 3 लाख और 6 लाख, ये कितने से बढ़ रहा है, 2 लाख से। बट इसको तुमको यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है, तुमको क्या पिक करना है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। स्टेटमेंट ऑफ पहले पी एंड एल में जितना भी चेंज आया उसको क्या लिख देना, नेट प्रॉफिट के रूप में। सर अगर मान लो यहाँ पे नेट लॉस आ रहा हो, तो यहाँ पे नेट लॉस लिख के और नेगेटिव में लिख देना, करेक्ट। तो सबसे पहले तो तुमको नेट प्रॉफिट देखना है क्वेश्चन से, कहां पे मिलेगा, बैलेंस शीट में। फिर तुमको यहाँ पे 4 चीजें ऐड करनी है। यहाँ पे क्या चीजें ऐड करनी है, 4 चीजें याद करने के लिए एक शब्द याद कर लो, टिप, TIPP। सर ये TIPP क्या है, तो सबसे पहले टी का मतलब क्या है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू, सर जनरल रिजर्व ये जो 3 लाख से 6 लाख हुआ, ये जो जनरल रिजर्व 3 लाख से बढ़ रहा है, ये क्या है, ये हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा है। ट्रांसफर करते कहां से हैं, पी एंड एल में से करते हैं ट्रांसफर। अब ये ट्रांसफर करने की वजह से हमारा प्रॉफिट तो कम हो गया, बट क्या कोई कैश का आदान प्रदान हुआ, कोई कैश का आदान प्रदान नहीं हुआ, इसलिए हम इस ट्रांसफर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो मैं इस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व को ऐड कर दूंगा। दूसरा ये आई हमारा होता है इंटरिम डिविडेंड। क्या होता है सर, इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब समझो, इंटरिम डिविडेंड का मतलब है साल के बीच में हमने हमारे शेयर होल्डर्स को कुछ डिविडेंड दिया। तो सर यहाँ पे तो कैश का आदान प्रदान हो रहा है ना, हम इसको ऐड क्यों कर रहे हैं, हम इसको ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। डिविडेंड देना किसके ऊपर दिया जाता है, शेयर्स के ऊपर। शेयर्स कहां पे आते हैं, फाइनेंसिंग में। हम निकाल क्या रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इस नेट प्रॉफिट में हम ऐड कर देते हैं इंटरिम डिविडेंड को, क्योंकि भैया ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। साथ ही साथ इस इंटरिम डिविडेंड को हमको और कहां पे लिखना होगा रूपांश, यहां पे हम दिखा देंगे इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड। और नेगेटिव में क्यों, क्योंकि पैसा जा रहा है। तो रीजन समझ में आया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में कैश का आदान प्रदान नहीं हुआ तो हमने ऐड कर दिया। इंटरिम डिविडेंड में कैश जा रहा है, हमने ऐड क्यों करा है, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग चीज है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। सर फिर ये नेक्स्ट पी क्या है, नेक्स्ट हमारा पी होता है प्रपोज्ड डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड, और प्रपोज्ड डिविडेंड में भी ध्यान रखना, रेड पेन से लिख रहा हूं, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। कौन से साल का, पिछले साल के प्रपोज डिविडेंड को आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना है। सर पहली बात तो हमको प्रपोज डिविडेंड को ऐड क्यों करना है, रीजन सेम है इंटरिम डिविडेंड वाला। प्रपोज डिविडेंड किसको दिया जाता है, शेयर्स के ऊपर। शेयर्स किस चीज का पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो हम इस प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर को यहाँ पे तो कर देते हैं ऐड, और माइनस कहां पे करेंगे हम प्रपोज डिविडेंड को, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मैं माइनस करके दिखा दूंगा, प्रपोज्ड डिविडेंड पेड। अब सवाल ये आता है कि सर प्रपोज डिविडेंड को यहाँ पे माइनस करा, वहां पे ऐड करा, ये तो समझ में आ गया, ये प्रीवियस ईयर का क्या चक्कर है। तो ये प्रीवियस ईयर का क्या चक्कर है समझना, तुमको बैलेंस शीट गिवन होगी, वहां पे मे बी एडिशनल इंफॉर्मेशन में या फिर बैलेंस शीट के फुट नोट में तुमको एक चीज दिखेगी, कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या मिलेगा, और उस कंटिंजेंट लायबिलिटी में तुमको प्रपोज्ड डिविडेंड दिया हुआ जा सकता है। कहां पे, प्रपोज्ड डिविडेंड। अब ये समझना प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब क्या होता है। प्रपोज्ड डिविडेंड को देने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है, पहले तो एक मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें प्रपोज किया जाता है कि हम हमारे शेयर होल्डर्स को इतना डिविडेंड देना चाहते हैं।
अब उनके प्रपोज करने पे डिविडेंड दे नहीं दिया जाएगा, उसको एक एजीएम होगी, उसमें अप्रूव किया जाएगा, किसके द्वारा? शेयर होल्डर्स, जो असली मालिक होते हैं, जैसे रिलायंस कंपनी का मालिक अंबानी है, तो प्रपोज तो कोई और करता है कि भैया इतना हमको डिविडेंड देना चाहिए, फिर फाइनल अप्रूवल के बाद में पे किया जाता है। तो जो पिछले साल का प्रपोजल था ना डिविडेंड का, हम ये मानते हैं कि वो इस साल पे किया गया है, तो इसलिए हम पिछले साल के प्रपोज डिविडेंड को कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि इस साल पिछले साल का ही तो पे किया गया है, जो पिछले साल प्रपोज किया था वो इस साल पे किया गया है। तो सर इस साल के प्रपोज डिविडेंड का हम क्या करेंगे? जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड होगा, प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिख जाए, कहीं पे भी करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड दिख जाए, तो याद रखना इसको सिंपली इग्नोर करना है। ना तो ऑपरेटिंग में, ना इन्वेस्टिंग में, ना फाइनेंसिंग में, कहीं पे कोई जिक्र करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इग्नोर मार देना, कहीं पे भी इसका कोई भी यूज। तो क्या करना है आपको? TIPP, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर को ऐड करना है, करंट ईयर को क्या करना है? इग्नोर, करंट ईयर को इग्नोर। सर TIP हो गया, ये नेक्स्ट वाला P क्या है? नेक्स्ट वाला हमारा P होता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। सर हम इसको ऐड क्यों कर रहे हैं? तो ये समझना, हम टैक्स पेड को तो माइनस करेंगे, वो लास्ट में आने वाला है। हमारे टैक्स भी हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होता है कि हम ऑपरेशंस कर रहे हैं तो हमको सरकार को भी टैक्स देना पड़ रहा है। बट हम कंपनीज के केस में क्या होता है, कंपनीज को एक प्रोविजन बनाना पड़ता है कि भैया हमको लग रहा है हमारा इतना टैक्स का पेमेंट होगा, तो उनको पहले एक प्रोविजन बनाना पड़ता है। प्रोविजन बनेगा कहां से? P&L से। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स P&L में ही बनता है ना, वैसे ये प्रोविजन फॉर टैक्स भी P&L में ही आता है, एक खर्चे के रूप में, टू प्रोविजन फॉर टैक्स। पर क्या असल में कैश का आदान प्रदान हुआ है? कैश तो गया ही नहीं, हमने तो केवल प्रोविजन बनाया, तो हम इस प्रोविजन को भी ऐड कर देते हैं। लास्ट में जो भी सही टैक्स होता है ना, टैक्स पेड, उसको लास्ट में हम माइनस करेंगे। यहाँ पे लिख के बता देता हूं, टैक्स पेड बाद में अच्छे से लिख दूंगा। तो टैक्स मेड को तो मैंने क्या किया है? ऐड किया। टैक्स पेड को क्या करूंगा? सर हमको कैसे पता चलेगा कौन सा टैक्स पेड है और कौन सा टैक्स मेड है? तो जो तुमको बैलेंस शीट गिवन होगी, बैलेंस शीट में तुमको शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ होगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर, एक तो साल होगा करंट ईयर और एक साल होगा, मान लो प्रीवियस ईयर है 1 लाख और ये है 1.5 लाख। तुमको सिंपली क्या करना है, जो पिछले साल का हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स है वो तो क्या है? पेड। बहुत बढ़िया। और जो इस साल का हमारा करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है ये क्या है? तो तुमको इसको तो ऐड करना है और लास्ट में इसको क्या करना है? ये तो रहा पहला पॉइंट टू रिमेंबर। बैलेंस शीट में अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं दे रखा, तो प्रीवियस ईयर का तो पेड और इस साल का। लेकिन अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि टैक्स पेड इतना है, या फिर इंफॉर्मेशन दे रखी है टैक्स मेड इतना है, तो तुमको एक अकाउंट बनाना ही बनाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना ही बनाना पड़ेगा। सर वो अकाउंट कैसे बनाएंगे? तो वो हमने कल वाली क्लास में, जो पहले अब चलते आ रही है, उसमें अच्छे से सीख के आ गए। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं? यहाँ पे तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे क्या आता है? मेड, यहाँ पे पेड। मैंने तुमको अकाउंट बनाते टाइम बताया था, क्वेश्चन में ये गिवन है तो ये बैलेंसिंग फिगर, और ये गिवन है तो ये बैलेंसिंग फिगर। रिक्वायरमेंट दोनों की होती है, हमको इसको तो ऐड करना होता है और इसको। कोई दिक्कत रूपांश? इजी है। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हमको सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकालना है, और नेट प्रॉफिट में क्या जोड़ना है हमको? टिप को, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर को इग्नोर, और चौथा वाला पी क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। क्यों? क्योंकि अच्छा मेड ही वाला क्या? क्योंकि टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ है। कल तेरे से एक क्वेश्चन भी पूछा था मैंने, जब क्लास देखे ना, कल ये आया नहीं था बट क्लास में पूछा था ना, ध्रुव निकल गया था, तुम बोले ध्रुव तो है नहीं, तो इसमें देखना तेरे लिए क्वेश्चन है। और तेरे लिए क्वेश्चन जतिन के लिए क्या क्वेश्चन था यार, मैं भूल गया, अभी दिमाग में आया था और वो निकल गया। चल वापिस से आएगा तो मैं करता हूँ, है ना। एक तूने क्वेश्चन पूछा था एक बार, वो निकल गया। टिप हमने ऐड करा सर, अब हमको क्या मिलेगा? अब हमको मिल जाएगा प्रॉफिट, दूसरे पेन से लिख देता हूँ, बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स
एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मैं अभी नहीं सिखा रहा क्योंकि बहुत कम चांस है कि ये आ जाए, लास्ट में कंसीडर कर लूंगा। अभी जो जो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना वो सारी बताते हुए चलूंगा। ये भी चारों की चारों नहीं आएंगी, जो मैं एक्सटेंसिव लिस्ट बता रहा हूँ ना, ये सारी चीजें नहीं आएगी। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इजी आने वाला है, हो सकता है इसमें से एक ही पॉइंट हो, इसमें से दो दो ऐसे थोड़ी सी चीजें आने वाली है, तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा तुम्हारा। हमारे पास आ चुका है प्रोविजन फॉर बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, पहला पार्ट पूरा हो गया। अब हमको दूसरे पार्ट में क्या चीजों को ऐड और लेस करना है, तो उसकी भी एक शॉर्ट फॉर्म याद कर लो। इसकी एक शॉर्ट फॉर्म याद कर लो क्योंकि इसकी लिस्ट बड़ी है। पहले की शॉर्ट फॉर्म क्या थी? टिप। पहले की तो टिप थी, और दूसरे की याद करने के लिए ऐसे याद करो कि शुभमन गिल ने अभी इंस्टाग्राम पे अपनी डीपी को चेंज किया है। गिल ने क्या किया है? डीपी को चेंज करा है। तो हम याद कैसे करेंगे फ्रेज को? डीपीपी गिल। शुभमन गिल ने अपनी डीपी को चेंज किया, डीपीपी गिल। सर हमको क्या करना है? तुमको इन सब चीजों को ऐड करना है। रीजन बताऊंगा एक एक चीज का कि ऐड क्यों किया जाता है। सबसे पहला डी हमारा है डेप्रिसिएशन। सर हमने इस डेप्रिसिएशन को नेट प्रॉफिट में क्यों जोड़ा है? दक्ष क्यों जोड़ा है हमने डेप्रिसिएशन को? वेरी गुड। और कोई एक शब्द बता दो जरा मेरे को अभिषेक, डेप्रिसिएशन को क्यों ऐड किया जाता है? एमसीक्यू में आ जाए तो ये शब्द बोलना है सीधा सीधा। क्योंकि हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, हम क्या जानना चाहते हैं? कितना कैश का आदान और प्रदान हुआ है। और डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। क्या शब्द यूज करना है? एमसीक्यू में आ जाए ना, डेप्रिसिएशन क्यों ऐड बैक किया जाता है? बिकॉज इट इज ए नॉन कैश एक्सपेंडिचर। जब एक्सपेंस तो आ गया पी&एल में प्रॉफिट को कम करने के लिए, बट जब कैश गया ही नहीं तो हम इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। दूसरा पी, डी का तो हो गया डेप्रिसिएशन, दूसरा पी स्टैंड्स फॉर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे कुछ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस यानी कि कंपनी को शुरुआत करने से पहले के कुछ खर्चे होते हैं जो हमको पी&एल में राइट ऑफ करने होते हैं। उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट तो कम हो जाता है बट कैश का कोई आदान प्रदान, तो इसलिए हम इसको भी क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर क्या है जतिन तेरे लिए? ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का दूसरा नाम शेयर इश्यू एक्सपेंसेस भी होता है। तो अगर शेयर इश्यू एक्सपेंसेस दिख जाए ना, तो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस भी क्या करना है तुमको? ऐड ऑन करना है। ठीक है, ये हो गया डीपी। एक पी और था क्या अपना कोई? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हाँ, पेटेंट्स तो यार वो गुडविल के साथ में करेंगे, जी के साथ में तो गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, राइट ऑफ। और एक क्या है हमारा पी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे 11th क्लास में था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारे प्रॉफिट को कम कर देता है, बट क्या कोई कैश का आदान प्रदान होता है? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी क्या है हमारा? नॉन कैश एक्सपेंडिचर। इसलिए हम इसको भी क्या कर देते हैं? ऐड ऑन कर देते हैं। सर मान लो अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर यही मान लो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कम हो रहा होता तो हम क्या करते? माइनस कर देते। तो डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। यहां पे लिख देता हूं माइनस डिक्रीज इन, क्या क्या हो चुका है? डीपीपी। अब चलते हैं गिल के ऊपर। जी स्टैंड्स फॉर गुडविल। गुडविल के साथ साथ में मैं तीन चीजें और जोड़ देता हूं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज्ड, है ना। अब यहाँ पे एक पॉइंट अच्छे से समझते हुए चलना, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज। कभी कभार क्या होता है हम गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। सर हमको पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन में गुडविल को राइट ऑफ किया जा रहा है? तो तुमको बैलेंस शीट को, वेरी गुड, तुमको बैलेंस शीट को एनालाइज करना होगा। बैलेंस शीट को एनालाइज कैसे करोगे? एक बना ही देता हूं। बैलेंस शीट में तुमको गुडविल दिखेगी नोट्स टू अकाउंट में, और उस गुडविल का क्या हो रहा होगा? ये होगा करंट ईयर और ये होगा प्रीवियस ईयर। मान लो पिछले साल हमारी गुडविल थी 5 लाख की और इस साल हमारी गुडविल कम होके केवल 4 लाख ही रह गई। अगर इस साल हमारी गुडविल कम होके 4 लाख ही रह गई यानी कि 1 लाख क्या किया गया है? गुडविल को राइट ऑफ किया गया है। 1 लाख की गुडविल को क्या किया गया है? राइट ऑफ किया गया है 1 लाख की गुडविल को। जल्दी जल्दी बैठ, इधर इधर आ जाए यार, ये लाइट की दिक्कत आएगी, इधर आ। 1 लाख की गुडविल को क्या किया गया है? राइट ऑफ।
तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे यहाँ पे तेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेम पॉइंट में मैं कह रहा हूं दक्ष, अगर मान ले 5 लाख की गुडविल 6 लाख की हो जाती तो गुडविल परचेज, तो ये कहां पे आएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर लिख लो, यहाँ पे मैं पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखवा दूंगा पूरे जो भी है इस चैप्टर के। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर क्या हो गया, ये तुम्हारे पक्का आने वाला है। अगर गुडविल बढ़ रही हो दक्ष, अगर गुडविल बढ़ रही हो तो कहां पे आएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। लेकिन अगर गुडविल कम हो रही हो तो कहां पे आएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। गुडविल कम को हम ये नहीं मानते हैं कि गुडविल को बेचा गया है, हम ये मानते हैं राइट ऑफ किया गया है और उसको हमको वहां पे एड ऑन किया जाता है, याद रहेगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर, आई क्या था रूपांश, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, सारे ही लिख देता हूँ, साथ साथ में इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिख देता हूँ, है ना। सर इसको हम क्यों ऐड ऑन कर रहे हैं आप ये बताओ। अगर हमने बैंक से लोन लिया है और हम उसको कोई ब्याज चुका रहे, तो सर वहां पे तो पैसे का आदान प्रदान हो रहा है ना, तो इसको क्यों ऐड ऑन किया गया है। डेप्रिसिएशन को ऐड किया क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस था, बट बैंक को जो मैं ब्याज दे रहा हूं वो तो मेरे को पैसा देना पड़ रहा है बैंक को, तो मैंने ये इंटरेस्ट को क्यों ऐड करा है, बिकॉज इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये कौन सा एक्सपेंस है, और मैं निकाल क्या रहा हूं, कैश फ्लो फ्रॉम। तो ये जो मैं ब्याज दे रहा हूं ना, ये जो मैं ब्याज दे रहा हूं लोन के ऊपर, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। लोन कहां पे लिया जाता है, तो ये किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो मैं यहाँ पे तो ऐड कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, और वहां पे इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। कहां पे, इन्वेस्टिंग नहीं, फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट पेड कल मैंने बताया था, तो वहां पे तो ऐड हो गया, और यहाँ पे इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन मैंने क्या कर दिया, माइनस करके दिखा दिया। साथ साथ में रूपांश बोल रहा है बार बार बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, साथ में ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन के साथ में बैंक ओवरड्राफ्ट भी आएगा। सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये तो आता है नॉन करंट लायबिलिटी में, ये आता है करंट लायबिलिटी में, बट स्टिल बैंक ओवरड्राफ्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं होता। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है तो वो कहां पे दिखाया जाता है, फाइनेंसिंग में, और इसके ऊपर का जो ब्याज है वो भी कहां पे आएगा, तो इसके जो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है इसको ऐड कर देंगे और माइनस कहां पे करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। हमारा डीपीपी जीआई हो चुका है। नेक्स्ट क्या है हमारा, लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को भी मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। रीजन सिंपल सा है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अगर मैंने कोई, मैं बिजनेस कर रहा हूं पढ़ाने का, मैंने ये फर्नीचर को खरीदा था 1000 रुपए का, इस पे डेप्रिसिएशन लगा 200 का, 800 की आज करंट वैल्यू, मैं इसको 600 में दे दिया, तो मेरे को 200 का नुकसान हो रहा है। बट मैंने बिजनेस इसलिए थोड़ा ना चालू किया था कि मैं फिक्स्ड एसेट को लॉस में बेचूंगा, या मैं गेन में बेचता हूं, तो मैंने इसलिए थोड़ा ना बिजनेस चालू किया था कि मैं मशीन को प्रॉफिट में बेचूंगा। ये सारे नॉन इंसिडेंटल या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम होते हैं। इसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते टाइम हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो मैंने लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को क्या करूंगा, बट क्या मैं लॉस ऑन सेल को इन्वेस्टिंग से फिर माइनस करके दिखाऊंगा, जरूरत ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो परचेज सेल में अपने आप एडजस्ट हो चुका है उसको। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा। अब जो भी समझदार बच्चा होगा वो समझ जाएगा कि सर अगर ये ऐड हो रहा है तो इसका जस्ट अपोजिट अगर गेन होगा तो क्या होगा, तो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या होगा, माइनस। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट होगा माइनस। सर इसके अलावा क्या कोई और चीजें भी माइनस होगी, तो सिंपल सी 3 इनकम ध्यान रखना, इंटरेस्ट डिविडेंड और रेंट। इंटरेस्ट डिविडेंड और, सर आपने क्या ये कहीं पहले भी बताया, तो कल मैंने जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताई थी तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि जब भी इंटरेस्ट डिविडेंड और रेंट, लिख देता हूं इंटरेस्ट डिविडेंड और रेंट, ये रिसीव किया जाता है। रिसीव का सिंपल सा मतलब है हमारी इनकम है, करेक्ट। पे कर रहे हैं तो हमारा खर्चा था, बट अगर इंटरेस्ट डिविडेंड और रेंट को हम रिसीव कर रहे हैं, सर ये हम रिसीव क्यों करते हैं, मेरा कोचिंग का बिजनेस है, 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं, पैसा ज्यादा आया, मैंने जमीन खरीद ली, जमीन को रेंट पे दे दिया, मेरे को इनकम क्या मिल रही है, रेंट की। सर जमीन ना खरीद के मैं एफडी करा दूंगा तो क्या मिलेगी, इनकम, इंटरेस्ट की। जमीन भी नहीं खरीदी, एफडी भी नहीं खरीदी, रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए तो क्या मिलेगा, तीनों का बात तो एक ही है ना, ये एक तरीके का रिटर्न है किस पे, हमारे
इन्वेस्टमेंट पे, इसलिए कहां पे आता है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट रिसीव्ड कहां पे आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव रूप में। सर फिर इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या काम, तो ये समझो कि ये तीनों इनकम आपकी पी&एल में भी आती है। आपके पी&एल में सेल्स की इनकम तो आती है, साथ साथ में ये इनकम भी आती है, ब्याज की इनकम मिल गई, एफडी की इनकम मिल गई। तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमको कितने कैश का इनफ्लो हुआ है उसको जानने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वेरी गुड, हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अच्छे से बड़ा बड़ा लिख देता हूं, इंटरेस्ट, रेंट और डिविडेंड, सब में कौन सा है, रिसीव्ड 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 रिसीव्ड, इसको मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो माइनस करने की टोटल 5 चीज हो गई। एक तो डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इंटरेस्ट, रेंट और उसके अलावा हमने ऐड क्या क्या करा है रूपांश, डीपीपी। डीपीपी गिल का मतलब क्या है, डी से डेप्रिसिएशन, पी से दूसरा नाम शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, और एक पी क्या है हमारा, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर, और गिल का मतलब क्या है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, रिटर्न ऑफ। आई का मतलब क्या था हमारा, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन, और साथ साथ में बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ गया। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी में मिलेगा, बट है क्या चीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इसके ऊपर का ब्याज भी क्या होता है। अब जिस बच्चे ने कल वाले क्वेश्चन करे होंगे उसके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर बता देता हूं। तुम्हारे एक आया होगा इंटरेस्ट ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जिसने क्वेश्चन करा होगा ध्यान हो तो आया हो, इंटरेस्ट ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। पहले तो लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, और यहीं इसके नीचे लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन मार्केटेबल। 15 से 20 मिनट बाद में इसको और डिटेल में समझाऊंगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है। पहले तो मुझे ये बताओ इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या किया जाएगा, ये उसमें जाएगा क्या मतलब, वेरी गुड सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, बहुत बढ़िया। सर इंटरेस्ट ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज का क्या किया जाएगा, तो सिंपल सा ध्यान रखना, इग्नोर, इसको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, वो ऑलरेडी नेट प्रॉफिट में आ चुका है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रपोज्ड मार्केटेबल सिक्योरिटीज उसका नहीं होता है ना, जैसे प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर याद कर चुके हो ना, इग्नोर करना है देखते ही, वैसे इंटरेस्ट ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज को इग्नोर करना है। ऑपरेटिंग में कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आ चुका है उसका एडजस्टमेंट, कुछ एडलेस करने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है, याद रहेगा। तो हमने क्या कर चुके हैं रूपांश, हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। पहला पार्ट क्या था, टिप, दूसरा क्या था, डीपीपी। अब हमारे पास में जो आया है ये प्रॉफिट कहलाया जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नहीं बिफोर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर। यहाँ पे हमारे जितने भी वर्किंग कैपिटल के चेंजेस है उसको भी हमको कंसिडर करना होगा। क्यों करना होता है समझना। तो अभी तक मैं क्या निकाल रहा था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के द्वारा कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो। मैंने मेथड चूज करा था इनडायरेक्ट। नेट प्रॉफिट में कई चीजों को ऐड करा, किन चीजों को ऐड करा था, नॉन कैश एक्सपेंसेस को और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करा था। इसके अलावा भी मुझको कुछ करंट असेट और करंट लायबिलिटी के चेंजेस को भी देखना होता है, वो समझना क्यों। मान लो पिछले साल के मेरे कोई डेटर्स में चेंज आ रहा है तो उसका नेट प्रॉफिट में तो अभी चेंज नहीं आया, बट मेरा कैश का तो आदान प्रदान हुआ है, तो इसलिए मेरे को पिछले साल के डेटर, करंट असेट और करंट लायबिलिटी के चेंजेस को भी देखना होता है। ध्यान याद रखने का सिंपल सा फॉर्मूला है, एक पॉइंट को याद कर लेना तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या चीज को ऐड करना है और क्या चीज को लेस करना है। तुमको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी, बैलेंस शीट में ये तुम्हारे करंट असेट है। करंट असेट क्या होता है आप तो पता ही है। करंट असेट में मान लो एक डेटर है, डेटर पिछले साल था 5 लाख का, इस साल है 4 लाख का। पिछले साल डेटर था हमारा 5 लाख का, इस साल 4 लाख का। इससे मैं क्या समझ सकता हूँ कि 1 लाख हमको पैसा मिला होगा। डेटर्स क्या होते हैं, सेल्स से, ऑपरेशन से होता है। तो अगर मेरे को 1 लाख रुपए मिल रहे हैं तो क्या मुझे कैश फ्लो में ऐड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करने चाहिए ना। मेरा डेटर्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, यानी कि मेरे को पैसा मिला होगा, तो मैं क्या करूंगा, कैश फ्लो में ऐड करूंगा क्योंकि पैसा मिल रहा है। तो एक पॉइंट को ध्यान रख लो कि मेरे को ऐड करना है किसको, डिक्रीज इन
डिक्रीज इन करंट असेट को मेरे को क्या करना है, ऐड करना है। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, करंट लायबिलिटी। इसका जस्ट अपोजिट होता है करंट, तो इसको डिक्रीज ही लिख लेते हैं, या चलो इंक्रीज कर देता है ना। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो गया, इंक्रीज। इसको भी मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। अब करंट असेट के डिक्रीज को ऐड करा है, तो अगर इसका इंक्रीज हो रहा होगा तो उसको क्या करना चाहिए, माइनस कर देंगे। और इसका करंट लायबिलिटी का डिक्रीज हो गया। एक पॉइंट ध्यान कर लो और उसके बाद में सारे तुमको ऐसे कंसिडर करने होंगे। फिर क्या आ जाएगा, फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या अभी इसमें से मुझे कुछ माइनस करने की जरूरत है? बहुत बढ़िया। अभी तो मेरे को टैक्स पेड को माइनस करना है। सर टैक्स पेड क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि टैक्स किस पे दिया जाता है, सेल्स वगैरह पे, ऑपरेशंस के ऊपर। तो ये भी हमारा एक तरीके का ऑपरेशन करने के लिए किया गया खर्चा है। तो टैक्स पेड को मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। पता कहां से लगेगा टैक्स पेड का, जो पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है तो जो कल सीखा अपन ने, अकाउंट बनाना पड़ेगा। टैक्स पेड को माइनस करूंगा और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा कि मेरा कैश फ्लो से कितना पैसा आया है या गया है। और इसको मैं क्या लिखता हूं, नेट कैश फ्लो। और ये गलती मत करना, फ्रॉम अगर पॉजिटिव में स्लैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये क्या आ गया मेरा, ए पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ए पॉइंट क्लियर हुआ। तो इन्वेस्टिंग में और फाइनेंसिंग में मैंने क्या बताया, कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, बट हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्पेसिफिक फॉर्मेट है। वो स्पेसिफिक फॉर्मेट क्या है, दक्ष स्पेसिफिक फॉर्मेट क्या है वो, कि हमको 3 पार्ट में चीजों का ऐड और लेस करना है। पहला पार्ट क्या है हमारा, टिप, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आई इंटरिम, पी प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर को क्या करना है, और लास्ट वाला पी क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। क्यों प्रोविजन फॉर टैक्स मेड को क्यों ऐड कर रहे हैं हम, क्योंकि वो हमारे पी एंड एल में एज एन एक्सपेंस आ रहा है, बट कैश का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ है। टिप हमने ऐड करा, उसके बाद में हमको क्या ऐड करना है, शुभमन गिल ने अपनी डीपी को चेंज करा, डीपीपी की, डी स्टैंड्स फॉर डेप्रिसिएशन। क्यों ऐड किया गया है डेप्रिसिएशन को, क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस है। And P stands for preliminary expenses, increase in provision for doubtful debts. G stands for goodwill, patent, trademark, written off. Goodwill वाला मैंने important point to remember क्या बताया, अगर goodwill बढ़ रही है तो इन्वेस्टिंग में और कम हो रही है तो ऑपरेटिंग में। फिर I से हमारा क्या आया, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। क्यों ऐड किया जा रहा है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन को, क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और हम यहाँ पे निकाल क्या रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये चीज कहाँ पे आएगी, फाइनेंसिंग में आएगी। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लोन के साथ साथ में एक और चीज को ले लेना, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट मानते हैं। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है तो पॉजिटिव फाइनेंसिंग में, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो रहा है तो नेगेटिव फाइनेंसिंग में। और इसके ऊपर का ब्याज भी कहाँ पे आएगा, फाइनेंसिंग में ही आएगा, नेगेटिव के रूप में। ये कि यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। लास्ट वाला एल क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्यों, क्योंकि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसको साइलेंट कर दिया, ये वाला दबा दे, हाँ, अरे वॉल्यूम वाला दबा दे, हाँ। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, बट ध्यान रखना लॉस ऑन सेल को इन्वेस्टिंग से माइनस करके मत दिखा देना, वो सेल में कंसीडर हो चुका है। आया, समझ आया, चीजें क्लियर हुई। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर थे, एक बार रुक गया, देखिए ये अपना फॉर्मेट तो हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी हो चुका है। अब अपन क्या जा रहे हैं हमारे डी पार्ट के ऊपर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीजें आती हैं बहुत अच्छे से समझना। ए में हमने क्या करा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, बी में इन्वेस्टिंग, सी में फाइनेंसिंग। अब तुमको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करना है, ए प्लस बी प्लस, तो हमको अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि कैश फ्लो और कैश आउटफ्लो कितना हुआ, या तो कैश का इनफ्लो हो रहा होगा या फिर कैश का आउटफ्लो हो रहा होगा। इसमें तुमको सिंपली ओपनिंग कैश एंड इक्विवेलेंट को
ऐड करना है, ओपनिंग कैश एंड कैश यहां पे ऐड करना है और तुमको क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग। तो ऐसे समझ लो कि एग्जाम में क्वेश्चन करते टाइम ही तुमको पता लग जाएगा कि तुमने क्वेश्चन सही करा है या फिर गलत करा है। जो भी a प्लस बी प्लस सी आया उसमें तुमको ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को जोड़ना है, तो तुमको क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। तो तुमको पता लग जाएगा कि तुमने आंसर सही निकाला है या फिर गलत निकाला है। बट पॉइंट टू रिमेंबर जो मुझे समझाना है वो ये है कि सर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट असल में होता क्या है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट असल में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कैश और कैश के बराबर माने जाने वाली चीजें। तो बराबर माने वाली चीजें क्या होती है, सबसे पहले तो कैश खुद, दूसरा बैंक। सर बात तो सही है, चाहे मेरे पास गुल्लक में पैसा पड़ा हो चाहे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हो, बात तो एक ही ना, कैश के बराबर ही तो है। और तीसरा जो बहुत नई चीज आई है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तीसरा क्या होता है, आज के टाइम पे क्या होता है, तुमको प्रैक्टिकली भी समझाता हूं। आज के टाइम पे क्या होता है, अगर मेरे पास में मान लो 10 लाख रुपए पड़े, मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरे पास में कैश भी आएगा 10 लाख 20 लाख रुपए आएंगे। अब मेरे को उससे सैलरी रेंट सब देना होगा, तो क्या होता है, सैलरी रेंट सारे खर्चे जो इंसान करता है बिजनेस वाला मंथ एंड पे करता है। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो मंथ के भी आगे वाले 7 तारीख को देंगे हम आपको आपकी सैलरी। तो खर्चों को कब करना होता है, मंथ के एंड पे। पहले के टाइम पे लोग बाग कैश रखा करते थे, फिर लोगों में थोड़ा दिमाग आया कि बोले कैश क्यों रखते हो, बैंक में रखो ना पैसा, थोड़ा बहुत ब्याज ही कमा लेंगे सेविंग्स बैंक अकाउंट पे, या कोई छोटी सी कुछ और कर करा के हम ब्याज कमा लेंगे। आज के टाइम पे प्रैक्टिकली क्या होता है, 30 दिन के लिए 10 दिन के लिए भी मैं पैसे को मार्केट में लगा देता हूँ। और पैसे को कहां पे लगाता हूँ, लिक्विड फंड्स में। अब लिक्विड फंड्स क्या होते हैं वो आपको जानना जरूरी नहीं है, बट जो पैसे को मैं मार्केट में लगाता हूँ ना 2 दिन 3 दिन के लिए जो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, उसे हम कहते हैं मार्केटेबल, क्या कहते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो ये भी है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसको हमको ए बी सी में कंसीडर नहीं करना, इसको हमको डी में कंसीडर करना है। सर हमको कैसे पता चलेगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या क्या है, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज तुम्हारे क्वेश्चन में, ज्यादातर सारे क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट जो तुमको दिखेगा ना, करंट इन्वेस्टमेंट, ये तुम्हारा मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो लंबे समय के लिए किया गया है, रिलायंस के शेयर खरीद के पटक दिए। बट अगर तुमने कोई लिक्विड फंड में डाल रखा है, म्यूचुअल फंड हो, कोई सा भी फंड हो, 90 दिन के लिए अगर तुमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो क्या होता है तुम्हारा मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्वेश्चन के लिहाज से बताऊं तो बैलेंस शीट में जो करंट इन्वेस्टमेंट तुमको मिले वो क्या होने वाला है, तुम्हारा मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो तुमको कैश और बैंक तो साथ में दिया हुआ होगा, उसमें करंट इन्वेस्टमेंट को दोनों को जोड़ देना, तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा, और क्लोजिंग दोनों को जोड़ देना, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो तुमको क्वेश्चन में ही पता लग जाएगा तुम्हारा आंसर सही है कि। अब रोक दे, रुको,